ना रिएक्शन करो ना न्यूमेरिकल करो, फिर भी लेकर आओ केमिस्ट्री में टॉप मार्क। ये वीडियो फेल होने वाले बच्चों के लिए पास होने का अंतिम मौका है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूं कि आप बिना रिएक्शन किए, बिना न्यूमेरिकल किए भी आप टॉप मार्क ला सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनसे रिएक्शन नहीं आती है, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन वो थ्योरिकल पार्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं कि आप बिना रिएक्शन और बिना न्यूमेरिकल के हाईएस्ट मार्क लेकर आओगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप उनको देखकर बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट देखें, रिएक्शन का डर, न्यूमेरिकल का डर सब दूर कर दें और आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क लेकर आए। अब हम देखने वाले हैं 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जिनसे रिएक्शन और न्यूमेरिकल नहीं आते। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, आपके बहुत अच्छे मार्क आ जाएंगे। और साथ में आप जो मैं केमिस्ट्री की रिएक्शन और न्यूमेरिकल करने की ट्रिक की वीडियो डालूंगा उसको देख लें और इसको कर लें, बात खत्म, आपके बहुत अच्छे मार्क आ जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो बिना पढ़े पास होना चाहते हैं उनके लिए तो हमारी लगातार वीडियो आ रही है, आप नो टेंशन हो जाए, उनको देखते रहें और पास हो जाएंगे। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। अब बात करें हम भाई ऐसे स्टूडेंट जिनको रिएक्शन और न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरियां कर सकते हैं, तो आप अच्छे से इनको कर लें। बिना पढ़ने वाले बच्चे तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको तो मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूं कि आप बिना पढ़े बहुत अच्छे मार्क लेकर आएंगे। तो अब हम बात करेंगे 1 by 1, जैसे मैंने बोला है वैसे फॉलो करें। यहाँ पे हम बात करें मोलरता और मोलरता की। देखो हमारा क्या है, बिलियन है, और हमने क्या लिया, इस बिलियन का आयतन 1 लीटर लिया, और इसमें जो विलय के मोल होंगे उनकी संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो सिंपल बोल देंगे कि 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। या आप सिंपल में इसके फॉर्मूले से लिख देंगे कि विलियन की मोलरता N/V के बराबर होती है। ये सबसे सिंपल रहता है। उसके बाद हम बात करें, इसी तरह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक विलियन बनाया और इसमें जो विलायक है उसका भार 1 kg लिया, 1 किलोग्राम लिया, और इस टाइम पे जो उसमें विलय के मोलों की संख्या होगी उसको कहते हैं मोलरता। सिंपल सा फंडा है, एक याद हो गया दूसरा हो ही जाएगा। पहले में लेना है 1 लीटर क्या विलियन का आयतन, दूसरे में लेना है 1 किलोग्राम विलायक का भार, बात खत्म। तो यहाँ पे आप दोनों को कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, किसी बिलियन के 1 kg बिल्कुल आसान पड़ता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थों के मोलों, इसे काट दो, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे हमसे प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है M बराबर N अपॉन, और यहाँ पे होता है अपना W। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई बिलियन की मोलरता N/W के बराबर होती है। सिंपल है बिल्कुल, और बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम बात करें राउल्ट का नियम। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, आपको करना है ये, मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी जाती है इन फॉर्मूले से लिखी जाती है, रटना नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको कर लेना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है जैसे पानी, और पानी में हमने क्या की, चीनी घोल दी। तो चीनी क्या है, चीनी है अभावशील। अभावशील का मीन्स अगर आप चीनी को गर्म करोगे तो भाप बन के थोड़ी उड़ जाएगी, वो नहीं उड़ेगी ना। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास शुद्ध विलायक है, तो उसका जो दाब है बाष्प का, मीन जब भाप बनेगी और ये दाब लगाएगी तो उसको बाष्प दाब कहते हैं। तो पहले हमने शुद्ध विलायक लिया, उसको गर्म किया, उसकी भाप ने दाब लगाया होगा, उसे बोल दिया हमने शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें अभावशील विलय घोल दिया। उस टाइम पे जब इसकी भाप ने दाब लगाया तो उसे बोल दिया हमने पीएस बोल दिया। होता यह है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अभावशील विलय घोलते हैं तो इसका जो विलयन बनता है उसका जो बाष्प दाब होता है जो शुद्ध विलायक था उसके बाष्प दाब से कम हो जाता है। कहने का मीन्स ये है कि भाई शुद्ध विलायक का जो बाष्प दाब था वो ज्यादा था, जब हमने अभावशील विलय इसमें घोला तो उस टाइम पे जो इस विलयन का बाष्प दाब है ये कम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बने इस विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनम निकालेंगे। तो वो होता है P0 माइनस की PS अपॉन P0।
ये होता है विलय के मोल प्रभाज के बराबर। विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यही फंडा होता है इसका। तो ये लिख देना है। क्या लिखना है हमें? हमें लिखना है भाई विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? देखो बराबर है विलय के मोल प्रभाज के, तो ऐसे लिख देंगे आप सिंपल में। तो जो यहाँ पे दिख रहा है वही लिखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। हमें दिख रहा है भाई विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बात खत्म। इसकी सीमाई भी करनी है आपको। उसके बाद हम बात करें हेनरी के नियम में, तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास द्रव है, द्रव है यहाँ पे, कोई द्रव है, पानी मान लो यहाँ पे, कोई भी द्रव इस तरह से। हम क्या कर रहे हैं? इसमें गैस घोलना चाह रहे हैं, O2 गैस, O2 है, जैसे कोई भी गैस हो सकती है, ये घोलना चाह रहे हैं। तो इसने बोला है कि भाई इस पर आप जितना ज्यादा दाब लगाओगे इतनी ये द्रव में ज्यादा खुलेगी। तो आप सिंपल में बोल सकते हो कि जब हम किसी गैस को द्रव में खोलते हैं तो दाब बढ़ाने पर उसकी द्रव में विलेयता बढ़ती है। विलेयता का मीन्स वो ज्यादा घुलती है, ये लिख रखा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। आप एम के टर्म्स में मत लिखो, ऐसे लिखो विलेयता बराबर क्या होगी? पी के। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा के एच बराबर पी। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है विलेयता क्या है? विलेयता समानुपाती है दाब के, ये लिख देना आपको, समानुपाती है दाब के। घुलनशीलता बोल दो इसको या विलेयता बोल दो, बात एक ही, बात खत्म। यहाँ पे आप एस कर लेंगे और एस लिख देंगे गैस की विलेयता, ठीक है? के तो वही है और पी भी हमारा यही है, और इसकी सीमाएं भी आपको करनी है। अब आता है यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन है और हिमांक का अवनमन है। ये क्या होता है? जब हम जैसे अभी घोल लेते भाई, हमारे पास शुद्ध विलायक है और इसमें क्या करते हैं? अवाष्पशील विलय घोलते हैं, तो इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। और इसे घोलने पर इसका हिमांक घट जाता है, इसे बोलते हैं हिमांक का अवनमन, बात खत्म। तो ये दोनों लिख रखे हैं, स्क्रीनशॉट सभी के लेने, आप अच्छे से करना है इनको। आगे हम बात करें पराशर दाब को परिभाषित कीजिए। पराशर दाब और विलय के यहाँ पे मोलर द्रव्यमान में संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पे लिख रखा है, थोड़ा ऑड है, ये हार्ड है। क्या लिख रखा है यहाँ पे? वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक को विलयन में जाने से रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, उसको यहाँ पे बोलते हैं। कहने का मीन्स ये है, देखो ये थोड़ा हार्ड है, मैं सिंपल बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई। अर्धपारगम्य का मीन्स जो ओनली विलायक को जाने देगी। तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने एक विलयन लिया और यहाँ पे शुद्ध विलायक लिया। तो ये क्या करेगी? यहाँ पे जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इससे ओनली विलायक होकर विलयन में जाएगा। तो यहाँ पे इस झिल्ली पर एक दाब लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, उसको बोलते हैं पराशर दाब। तो आप बिल्कुल सिंपल में लिख सकते हैं कि भाई जब शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में जाता है तो अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक दाब लगता है जिसको हम पराशर दाब कहते हैं। और फॉर्मूला अपना ये। फिर उसके बाद आता है चालक तत्व। तो देखो फॉर्मूले से हम आसानी से थ्योरी निकाल सकते हैं। हमें दिख रहा है चालक तत्व क्या है? चालक तत्व प्रतिरोध का उल्टा है, मीन्स व्युत्क्रम के बराबर है। उल्टे को बोलते हैं हिंदी की लैंग्वेज में व्युत्क्रम। तो यहाँ पे देखो चालक तत्व क्या है? बराबर है प्रतिरोध के व्युत्क्रम के। तो ये लिख देंगे हम कि चालक तत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये व्युत्क्रम को कहते हैं, ऐसे लिख देना ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल पड़ेगा कि भाई चालक तत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, बात करता है। ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख दें जैसे मैंने बोला है, और भी है। और संबंध यहाँ पे पूछा तो ये संबंधित है यहाँ पे। आगे हम बात करें विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता देखो यहाँ पे दिख रहा है, विशिष्ट चालकता क्या है? बराबर है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के। तो आप सिंपल में लिख सकते हो भाई क्या होती है? विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। बिल्कुल सिंपल आप लिख सकते हो मेरी लैंग्वेज में, ऐसे भी लिख सकते हो आप। फिर आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो होता क्या है, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक लवण विलयन है। क्या है? लवण विलयन है। और इसमें हम क्या करते हैं? धातु की छड़ डालते हैं, धातु की छड़ डालते हैं और इस पर एक विभव आता है, उसे तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव।
अगर हम इस धातु की छड़ को, इस विलयन का ताप हो हमारा 25 सेंटीग्रेड और यहाँ पे इस विलयन की मोलरता कितनी हो 1 और इसका दाब कितना 180 है। तो इस टाइम पे अगर हम इस छड़ को इस विलयन में डालेंगे, रबड़ विलयन में, तो इस पर जो हमारा विभव उत्पन्न होगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो आप बिल्कुल सिंपल में लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, और भी सिंपल आप इसको लिख सकते हैं कि भाई जब हम धातु की छड़ को 25 सेंटीग्रेड ताप और 1 मोलर विलयन में डुबोते हैं तो उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पे नट समीकरण आपको लिख देना है। फिर आगे आता है कोलराउस का नियम। देखो कोलराउस का नियम क्या होता है। कोलराउस का नियम, जैसे हमारा कोई भी ये विद्युत अपघट्य विलयन है तो इसके अंदर भी क्या होती है, धारा चलती है, तो वो होती है धारा की चालकता। तो यहाँ पे धारा की चालकता निकालते हैं। अब हम इस विलयन को लेंगे अनंत तनुता का। अनंत तनुता का मीन्स बहुत ही ज्यादा पतला लेंगे, हमें पता भी नहीं कितना पतला है, वो अनंत पतला है। ठीक है, लिया हमने विलयन लिया। तो कोलराउस ने बताया भाई कि इस विलयन की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी वो धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, यही लिखा है हमने। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि भाई अनंत तनुता पर किसी हमारे किसकी यहाँ पे वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता जो होती है वो धनायनों की मोलर चालकता ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला जो लिखा है वही यहाँ पे हमने लिखा है। तो टेक्निकली लिखें, रटे ज्यादा ना। फिर यहाँ पे देखो ये है, अब देखो इसमें क्या होता है, हमारी बैटरी सेल है, ठीक है, बैटरी सेल है इस तरह से। अब होगा क्या, हम क्या करेंगे, हम भाई इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, द्रव्यमान इकट्ठा हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, आवेश प्रवाहित करेंगे, इतना ही ज्यादा द्रव्यमान यहाँ पे इस पे एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, विद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ मीन्स इस पर चिपका हुआ पदार्थ का द्रव्यमान वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित हुए संपूर्ण आवेश के समानुपाती होता है। कहने का मीन्स ये है कि जितना आप ज्यादा आवेश इसमें प्रवाहित करोगे इतना ही द्रव्यमान इस पे ज्यादा मुक्त होगा, मीन्स चिपकेगा। ठीक है, बात खत्म। तो सिंपल सा नियम। आगे हम बात करें वेग स्थिरांक की। तो वेग स्थिरांक कैसे निकलता है, देखो सिंपल सा है हमारा, इसका इक्वेशन ऐसे होता है, दर का dx अपॉन dt, ये है बराबर होता है एक के होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सांद्रता लेते हैं अभिकारक की। तो कोई भी अभिकारक है उसकी इसकी जो पावर है मीन्स कोटि है वो n है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता 1 कर देंगे। जब अभिकारक की सांद्रता 1 कर दोगे तो 1 की पावर क्या करोगे, कितनी भी करोगे आप तो 1 ही रहेगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो अपना सेमी तो रहेगा, तो ये होगा अपना dx अपॉन dt बराबर के। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि भाई जब अभिकारक की सांद्रता एकांक हो 1 हो तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। हमने लिखा है भाई यदि अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता एकांक मीन्स 1 हो उस समय अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है। या आप सिंपल में लिख दोगे बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है, और भी सिंपल पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो होता क्या है, हमारा जो अभिक्रिया का दर समीकरण होता है, दर बराबर इस तरह से लेते हैं, और यहाँ पे कोई भी अभिकारक होता है और यहाँ पे उसकी कोटि लिखी होती है, तो शून्य कोटि में क्या होता है, शून्य होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा शून्य। तो हम लिख देंगे कि भाई ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर ये जिसका वेग अभिकारक की शून्य घात पर निर्भर करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या आप ऐसे लिख दो, सीधी सी बात है कि भाई जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती तो शून्य कोटि कहलाती है। सिंपल सी बात है, करना है आपको। आगे हम बात करें यहाँ पे
प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि इसका जो सिस्टम होता है, इसकी जो दर होती है वो इस तरह से होती है। जो हमारा अभिकारक होता है, अभिकारक यहाँ पे दे रखा है ना, देखो ये, तो यहाँ पे अभिकारक जो हमारा होता है तो इसकी प्रथम घात पर निर्भर करती है। दर किस पर निर्भर कर रही है? अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर। तो हम लिख देंगे कैसी अभिक्रिया भाई, जिसकी दर अभिकारक की प्रथम घात पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फिर आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के यहाँ पे 4 प्रमुख लक्षण आपको करने हैं, ये जरूर करने, ये करने, ठीक है, ये करने। तो यहाँ पे क्या है, पहला है वेग स्थिरांक की इकाई। तो वेग स्थिरांक की इकाई इसकी क्या होती है, देखो प्रथम कोटि की है तो यहाँ पे होगा dx अपॉन dt बराबर होगा k, और यहाँ पे कोई भी अभिकारक होगा उसकी पावर 1। तो देखो यह है मोलरता, तो इसका मात्रक मोल अपॉन लीटर होगा, मोल पर लीटर, और यह है समय, इसका मात्रक सेकंड हो गया बराबर के। यह हमारी मोलरता अभिकारक की, तो इसका मात्रक भी क्या, मोल पर लीटर। अब देखो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर, तो इधर क्या होगा, इधर बचेगा हमारा सेकंड, इधर बचेगा हमारा के। सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स बराबर के। तो यहाँ पे यही तो है, यहाँ पे यही तो है भाई कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है, ऐसे निकाला हमने। अर्धायुकाल, अर्धायुकाल इसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखो यहाँ पे T1/2 जो हमारा बराबर है किसके, 0.693/k के। तो इसमें क्या है, इसमें सांद्रता आई नहीं थी इसकी प्रारंभिक, तो निर्भर ही नहीं करता, तभी तो नहीं आ रही। दर, दर आपको पता है अभी हमने निकाली थी, इसका दर समीकरण जो होता है वो ऐसा होता है k और a की पावर यहाँ पे 1। आप सिंपल में लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण बराबर ऐसे करके लिख देना। फिर आता है सांद्रता में कमी। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता चरघातांकीय रूप से घटती है, चरघातांकीय रूप से यहाँ पे घटती है। फिर उसके बाद आता है आवासीय एकणुक अभिक्रिया को उदाहरण से बताना है आपको। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कंप्लीट तरीके से करने हैं, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे आवासीय एकणुक अभिक्रिया, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी आभासी कोटि एक होती है, एकणुक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसे लिख देना बस कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी आभासी कोटि क्या होती है, एक होती है, आवासीय एकणुक अभिक्रिया कहलाती है। फिर आता है आणविकता और कोटि में अंतर। यहाँ पे देखो पहला अंतर दिया है, इसमें पहला अंतर दिया है, ये कोटि की डेफिनेशन है और ये आणविकता की डेफिनेशन है। तो पहले अंतर को अच्छे से याद करें, अगर कोटि की डेफिनेशन आती है ये लिख दें, आणविकता की डेफिनेशन आती है ये लिख दें। कोटि क्या होती है भाई, अभी हमने देखा था वेग समीकरण बना रहे थे अपने, उसमें क्या था, उसमें जो अभिकारक थे उनकी जो घातें थी उसी को तो क्या बोल रहे थे हम, उसी को कोटि बोल रहे थे। अब यहाँ पे तो एक ही था, एक से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, सब घातों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, तो कोटि क्या हो जाएगी, अभिक्रिया के दर समीकरण में जो अभिकारक होंगे उनकी सांद्रताओं की घातों का योग हो जाएगी। तो वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आणविकता क्या होती है, आणविकता भाई अभिक्रिया में जितने अणु अभिकारक के भाग दे रहे हैं आणविकता कहलाती है। फिर आता है कोटि का प्रयोगों पर निर्भर करता है, प्रयोगों से निकाली जाती है, ठीक है, और ये अभिक्रिया की क्रियाविधि से निकाली जाती है, ठीक। फिर उसके बाद ये शून्य हो सकती है, शून्य का मतलब ये जीरो भी हो सकती है, अभी देखा था हमने। आणविकता शून्य नहीं हो सकती, ये शून्य नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद कोटि का मान अपूर्णांक, अपूर्णांक का मीन्स जैसे 1/2, 3/2, 5/3 इस तरह से हो सकता है, मतलब बटे में हो सकता है। इसका अपूर्णांक नहीं होता, इसका तो डायरेक्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है, दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभिकारक सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। उत्प्रेरक से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ताप से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, परिस्थित क्षेत्रफल से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। दाब नहीं दिया यहाँ पे, तो दाब से अभिक्रिया के वेग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिख देना यहाँ पे डाल के, सिंपल है, सबके बढ़ने से बढ़ता है। फिर उसके बाद बात करें अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है, तो देखो इसका जो समीकरण होता है ये होता है रेट है अपना अभिकारक या उत्पादक की सांद्रता में परिवर्तन
अपॉन परिवर्तन में लगा समय, अगर समय के मान को हम क्या कर दें 1 कर दें तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा अभिकारक या उत्पादक की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई एकांक समय में अभिकारक या उत्पादक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या आप बिल्कुल सिंपल में लिख सकते हैं कि अभिकारक जिस दर से उत्पाद में बदलता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं, अगर टफ लगे तो, वरना सिंपल है आप ऐसे लिखते हैं। फिर आता है संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहते हैं जिनके डी कक्षक में क्या होते हैं, ये आंशिक रूप से भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन, मीन्स पूर्ण नहीं होते, ठीक है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे ये। फिर आता है इनकी विशेषता, विशेषता ये तो समझ आ रहा है ना कि डी कक्षक जो होते हैं, इनके डी जो कक्षक होते हैं वो पूर्ण भरे नहीं होते, आंशिक भरे होते हैं, ठीक है, ऐसे कहते हैं। पूर्ण का मीन्स तो आप समझते हो, कक्षक होता है हमारा, तो कक्षक में क्या हो सकते हैं, कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो जा सकते हैं, तो 2 गए तो हमारे क्या हो गए, जोड़े में हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पूर्ण भर गया, अगर एक गया तो अपूर्ण हो गया, तो ये बोलना चाह रहे हैं आप क्या पूर्ण भरे हैं, सीधी बात, तो पूर्ण नहीं भरे हैं, तो ऐसा होता है। अब इसके गुणों की बात देखो, यहाँ पे संक्रमण तत्व के 4 प्रमुख लक्षण, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है वो चेंज होती है, कभी कुछ दिखाते हैं कभी कुछ दिखाते हैं, देखो Fe की 2 भी है 3 भी है। यहाँ पे देखो रंगीन आयन यौगिक का बनना, तो क्या होते हैं, रंगीन तो जानते हैं कलरफुल, तो ये यौगिक जो बनाते हैं और आयन बनाते हैं वो कलरफुल बनाते हैं। फिर आता उत्प्रेरक गुण, कहने का मीन्स ये है ये उत्प्रेरक वाला कार्य करते हैं। फिर आता है अनुचुंबकीय गुण, कहने का मीन्स ये है ये चुंबक की तरह व्यवहार दिखाते हैं। उसके बाद हम बात करें संक्रमण तत्व, इस तरह से ही पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, आंसर यही है, इस तरह से ही पूछ सकता है, आंसर यही है। फिर आता है लेंथेनाइट संकुचन, होता क्या है इसमें, इसमें ये होता है लेंथेनाइट जो श्रेणी होती है हमारी, उसमें क्या होता है लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर इनके आकार के होते हैं कम हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं लेंथेनाइट संकुचन। कहने का मीन्स ये है, आप सिंपल में लिख देंगे कि भाई लेंथेनाइट श्रेणी में किससे बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, ठीक है, तत्वों का, सिंपल में चाहे परमाणुओं का भी बोल सकते हैं, अगर बिल्कुल सिंपल में चाहे तत्वों को बोलेंगे अच्छा रहेगा, तो क्या होता है तत्वों का आकार घटता है, इसको बोलते हैं हम लेंथेनाइट संकुचन। इसके कारण क्या होते हैं, नाभिक के आवेश, जब आप इस साइड से इस साइड जाते हैं तो नाभिक का आवेश बढ़ता है, आवेश बढ़ने के कारण नाभिक जो होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे साइज कम होता जाता है, ठीक है, ये होता है। दूसरा आता है जो हमारे एफ कक्षक होते हैं, एफ कक्षक होते हैं ना, तो एफ कक्षक का जो परिरक्षी प्रभाव होता है वो लूज होता है, ये भी इसका कारण होता है। ऐसे ही पूछता है जैसे Cu प्लस आयन रंगहीन है और Cu प्लस 2 रंगीन है, रंगीन का मीन जिसमें रंग है, रंगीन का मीन रंगहीन, तो आपको सिंपल में लिख देना है भाई, इसमें क्या होंगे, इसमें डी कक्षक जो होंगे वो पूर्ण भरे होंगे, इसमें डी कक्षक अपूर्ण भरे होंगे। फिर उसके बाद आता है उत्सर्जन संख्या, यहाँ पे आपको ये एग्जांपल याद कर लेना, इससे निकाल दोगे आप सब, FeCN6, इससे निकाल दोगे, देखो क्या है यहाँ पे, ये है उपसंयोजी युग्म, उपसंयोजी यौगिक है, तो इसमें यहाँ पे ये जो लिगैंड होते हैं केंद्रीय धातु के साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं, इन्हीं की संख्या को उपसंयोजी संख्या कहते हैं। तो आप सिंपल में लिख देंगे क्या कि भाई लिगैंड केंद्रीय धातु के साथ जो उपसंयोजी बंध बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उपसंयोजी संख्या बोलते हैं। आप सिंपल में लिख दें कि उपसंयोजी यौगिक में जो उपसंयोजी बंधों की संख्या होती है उसको उपसंयोजी संख्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे आता है समन्वय समूह, लिगैंड, उपसंयोजी संख्या, इसको उदाहरण से तो इससे बता देंगे हम। CN6 देखो क्या होगा, अब आता है समन्वय समूह, समन्वय समूह किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु और जो लिगैंड होते हैं इन दोनों को मिलाकर समन्वय समूह कहते हैं। तो हम बोल देंगे सिंपल में कि भाई केंद्रीय धातु और लिगैंड मिलकर समन्वय समूह बनाते हैं। फिर आता है लिगैंड, लिगैंड होते हैं ना, तो लिगैंड क्या होते हैं, देखो ये केंद्रीय धातु है अपनी, केंद्रीय धातु से जो उपसंयोजी बंधों के साथ जुड़े होते हैं उसको लिगैंड बोलते हैं, और उपसंयोजी संख्या भी हमने देखा था।
नेक्स्ट हम बात करें एक दंतुर, द्विदंतुर, उभयदंतुर लिगैंड से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, तो इसको बताना है। तो देखिए एक दंतुर क्या होते हैं, एक दंतुर ऐसे लिगैंड होते हैं जो केंद्रीय धातु से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं। कहने का मीन्स ये है कि वो एक परमाणु द्वारा उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु से। और द्विदंतुर ये दो दाता परमाणु द्वारा उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु के साथ। और यहाँ पे जो उभयदंतुर होते हैं ये उपसहसंयोजी बंध जो बनाते हैं किसी भी परमाणु से बना देते हैं, इनके पास दो परमाणु होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आपको, जो केंद्रीय धातु के साथ एक परमाणु से उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं एक दंतुर, और यहाँ पे लिख देना आपको, जो केंद्रीय धातु के साथ दो परमाणु द्वारा उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं द्विदंतुर, और यहाँ पे लिख देना है उभयदंतुर। उभयदंतुर को लिख देना है कि ऐसे लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु से केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें, इसका है अपना Cl-, ठीक है। इसके यहाँ पे देखो, ये द्विदंतुर का हमारा C2O4-2 और उभयदंतुर का है Cl, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। यहाँ पे उसने लगाया नहीं इसको, तो आपको इसको भी करके जाना है। टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर देता है कभी कभी। यहाँ पे देखो वर्ण सिद्धांत, ये भी आपको करना है, और भाई यहाँ पे ये भी आपको करना है, आवन सिद्धांत ये भी आपको करना है। फिर बात रही सिंपल चैप्टर इसकी, प्रोटीन के स्रोत, और ये चैप्टर बहुत इजी है, 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो फिर आपको ये करना है। देखो ये तो सिंपल है, सब बताते हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, किस किस से प्रोटीन मिलती है, सब बता सकते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। शाकाहारी इससे लेते हैं, मांसाहारी इससे लेते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है, देखो कौन कौन से तत्व होते हैं, लिख रखा है ये तत्व होते हैं भाई इसमें। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या महत्व होते हैं, शरीर का निर्माण करती है, हड्डियों की मजबूती, एंजाइम और हार्मोन्स, इम्यूनिटी सिस्टम, और ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा मिलती है। ये तो सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुष्क संरचना और प्रोटीन की विकृतीकरण की व्याख्या करनी है आपको। देखो होता क्या है, यहाँ पे एमिनो अम्ल होते हैं, और एमिनो अम्ल आपस में इस तरह से जुड़ के एक लंबी इस तरह से चैन बना लेते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक संरचना। फिर क्या होती है, यही चैन जो लंबी बनी है इस तरह सीधी, ये इस तरह से घूम जाती है, इसको बोलते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। ये और अधिक घूम जाती है, फिर देखो और अधिक घूम जाती है, इसको बोलते हैं तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना बोलते हैं, देखो ये घूमी और ज्यादा घूम जाती है, फिर तृतीयक संरचना। यहाँ पे समझ लो आप, देखो सीधी थी घूमी, तो ये सीधी प्राथमिक, ये द्वितीयक, फिर और घूमी तो क्या हुई, तृतीयक हुई। फिर चतुष्क जो होती है, इसमें तृतीयक संरचनाएं जो होती है इस तरह से मिल जाती है, इस तरह से मिल जाती है, इसको चतुष्क बोलते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन की संरचना। विकृतीकरण का मीन्स होता है टूटना। जब हम इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ पे जो संरचनाएं जुड़ी हैं बॉन्डों से, वो टूट जाती हैं, तो उसे विकृतीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, इन सभी क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक संरचना, द्वितीयक, तृतीयक सब लिख रखा है यहाँ पे। आगे हम बात करें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क में पूछे जाते हैं। विटामिन के बारे में सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, A B C D ये होते हैं, तो इस तरह से आपको ये करना है। फिर आपको इस तरह से टेबल याद करके जानी है भाई। यहाँ पे ये विटामिन के नाम इस तरह से, ये किस किस से मिलते हैं, इस तरह से इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, ये रासायनिक नाम है इनके, ठीक है। फिर आता है भाई न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य। तो न्यूक्लिक अम्ल DNA RNA की बात चल रही है, DNA RNA नॉर्मल से बात है, सबको पता होते हैं, DNA एंड RNA सबको पता होते हैं, ठीक है। ये आपको करना है, सबके आंसर भी लगा के लाया हूँ इसलिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो सिंपल है, सब कर सकते हैं। देखो कार्य क्या होते हैं, अनुवंशिक सूचनाओं का भंडारण और स्थानांतरण। कहने का मीन्स ये है, ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ये काम करता है डीएनए करता है। और प्रोटीन संश्लेषण, संश्लेषण का मीन्स होता है निर्माण, तो प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं, लेकिन ये करता है आरएनए। तो डीएनए का काम लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, आरएनए का काम प्रोटीन बनाना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए।
आगे हम बात करें पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, देखो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, हमारे एमिनो अम्ल जो इस तरह से जुड़ रहे थे, इस तरह से जुड़ रहे थे ना, इस तरह से जुड़ रहे थे तो ये बना देते पेप्टाइड बॉन्ड। एक पेप्टाइड, ये एक पेप्टाइड, पेप्टाइड तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, इसे ही बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे लिख रखा है। आगे हम बात करें, देखो लिपिड, इसके मुख्य कार्य, ये तो सब थ्योरिकल है, बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो आप, याद कर सकते हो। ये कार्य लिख रखे हैं, देखो ऊर्जा का भंडारण, कोशिका झिल्ली की संरचना, हार्मोन्स का निर्माण, विटामिन का अवशोषण, ये कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल सिंपल में कर सकते हो, जहाँ पे जरूरत थी मैंने समझाया। कार्बोहाइड्रेट ये बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो। आगे बात करें, देखो कार्य क्या है इसके, ये कार्य है कार्बोहाइड्रेट के। फिर उसके बाद ये शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं क्या है, जो स्वाद में मीठी होती है, अशर्कराएं स्वाद में मीठी नहीं होती। शर्करा का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, अशर्करा का एग्जाम्पल स्टार्च और इंसुलिन। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं जिनसे न्यूमेरिकल रिएक्शन नहीं होते। थ्योरी आप कर सकते हैं, तो ये थ्योरी आप कर लें अच्छे से। साथ में मैं रिएक्शन की और न्यूमेरिकल की ट्रिक की वीडियो डालूंगा केमिस्ट्री में, उससे देख लें, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे बच्चे जो बिना पढ़े बहुत अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, तो उनको तो लगातार मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आप जुड़े रहें और उनको फॉलो करते रहें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।